स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बच्चों हमारा जो है एरोबिक पाथवे वाला टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया, तो अब हमने जो है वो एनारोबिक पाथवे के हवाले से डिस्कशन करनी है। ये भी आप लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। ठीक है, एनारोबिक पाथवे कौन से होते हैं? ऐसे तमाम पाथवे जिसमें ऑक्सीजन का होना या ना होना बराबर है, मतलब ऑक्सीजन होगी तो भी हो जाएगा, ना भी हो तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऑक्सीजन जो है इसके लिए नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो बेटे ये भी हम टॉपिक बुक को फॉलो करेंगे और ये आपका पेज बनता है जी, पेज नंबर 85 है बेटे। वहाँ पे एनारोबिक पाथवे के हवाले से जो वो दिया गया है, तो वहाँ से ही हमें डिस्कशन करनी है। तो क्या है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स वो वाले होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोट्स हैं इसी तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें हमारे पास जो है जो कि कहाँ पे रहते हैं, जो कि सॉइल में पाए जाते हैं या गंदे पानी के पॉन्ड्स वगैरह में पाए जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। ठीक है, वो तमाम ऑर्गेनिज्म एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। मैंने क्या कहा कि वो तमाम यानी कि प्रोकैरियोट्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि स्टैग्नेंट, जो गंदे पानी के पूल्स वगैरह में रहते हैं या सॉइल वगैरह में रहते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा मकदार में अवेलेबल नहीं होती, बिल्कुल एब्सेंट होती है, तो वहाँ के तमाम ऑर्गेनिज्म एनारोबिक रेस्पिरेशन का अमल करते हैं। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एनर्जी जो है वो खारिज होती है ग्लूकोज से या किसी भी दूसरे फ्यूल मॉलिक्यूल से विदाउट ऑक्सीजन। मतलब क्या है कि हमें एनर्जी मिलेगी, ग्लूकोज मिलेगी, ठीक है, ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी, लेकिन वो तमाम प्रोसेस जो है वो ऑक्सीजन के बिना होगा। दैट इज़ ऑक्सीजन जो है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो नहीं होता इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या है कि एनर्जी रिलीज़ हो गई ग्लूकोज से या किसी भी फ्यूल मॉलिक्यूल से, लेकिन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एनारोबिक पाथवे की जो है ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, सो इंस्टेड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जैसे कि नाइट्रेट है, NO3 नेगेटिव या सल्फेट है, वो फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन के तौर पर एक्ट करेगा। तो डिफरेंस याद रखिएगा बेटे कि जो एरोबिक में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हुई थी उसमें क्या फ़र्क है और जो एनारोबिक में हो गया उसमें क्या फ़र्क है। एरोबिक वाले में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब चलती है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। एनारोबिक में जो है तमाम प्रोसेस जो है वो ऑक्सीजन के बिना होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। ऑक्सीजन की जगह पर हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिसपे नाइट्रेट आ जाता है, NO3 नेगेटिव आ जाता है, या सल्फेट SO3-2 आ जाता है। अच्छा, तो एनारोबिक पाथवे का जो मेन हमारे पास प्रोसेस है वो फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन दो तरह की होगी, लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहलिक। लैक्टिक एसिड में हमारे पास ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा और अल्कोहलिक में हमारे पास जो है ग्लूकोज अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। तो फर्मेंटेशन जो है ये हमारे पास एनारोबिक पाथवे है और ये ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करता है और दूसरे मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करता है फर्मेंटेशन विदाउट ऑक्सीजन। तो फर्मेंटेशन इज़ द डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज और एनी अदर मॉलिक्यूल इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद अल्कोहलिक रेस्पिरेशन की तरह फर्मेंटेशन जो है वो ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शन पे डिपेंड करता है। याद रखिएगा बेटे कि जैसे कि हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो उसमें ग्लाइकोलिसिस पे डिपेंड करता है, तो एनारोबिक वाला भी ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन पे ही डिपेंड करता है। फाइनल एक्सेप्टर जो है हाइड्रोजन इन फर्मेंटेशन इज़ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हाइड्रोजन फर्मेंटेशन में जो फाइनल एक्सेप्टर है वो हाइड्रोजन है, टूट की तरह। अच्छा, ये तो फॉर्मेटेशन के लिहाज से था। ठीक है, पहले आपने बताना है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, फिर एनारोबिक और एरोबिक में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं उनमें क्या चीज़ फ़र्क है। ठीक है, उसके बाद ग्लाइकोलिसिस का अमल दोनों में एक ही जैसा होता है, दोनों में फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद फॉर्मेटेशन क्या है, ठीक है, उसके बाद दो टाइप्स की फॉर्मेटेशन है, लैक्टिक एसिड होती है बेटे और एक हमारे पास अल्कोहलिक है। पहले हम बच्चे अल्कोहलिक पढ़ लेते हैं। यीस्ट जो है, ठीक है, इस तरह के प्लांट्स जो हैं वो उनमें फर्मेंटेशन जो पाई जाती है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है कि सबसे पहले ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होती है, तो ग्लाइकोलिसिस के अमल से पहले ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होगी ग्लाइकोलिसिस के अमल से। ठीक है, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ये सेल कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ फोड़ करेंगे पायरुवेट में से, मतलब पायरुवेट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी ब्रेक डाउन होगी, इवेंचुअली इथाइल अल्कोहल बनेगा। ठीक है, आगे मेरा ख्याल है इसकी वो इक्वेशन दी हुई होगी आपके सामने, ये देखें डायग्राम दी हुई है बेटे।
डायग्राम आप लोगों ने करनी है। पेज नंबर 87 पे देखें बेटे, ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस से ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। फिर ये पायरुवेट जो है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल टूट कर एथाइल अल्कोहल बना रहा है। ये डायग्राम आपने लाजमी याद करनी है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की आगे इंपॉर्टेंस क्या है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है कि बेटे के जो है बियर, शराब, वाइन, जितने भी वोडका वगैरह हैं अल्कोहलिक बेवरेज वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये तमाम जो बेवरेजेस होते हैं अल्कोहलिक, इनमें यीस्ट का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का हम बेकिंग में इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी जो डो है, जो पेड़ा होता है, उसको बहुत ज़्यादा राइस करने के लिए। जो रूट सेल हैं राइस प्लांट के, वो भी फ्लडेड कंडीशन में अच्छी तरह से ग्रो करते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। तो आपने बताना अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है क्या, उसकी जो पूरी प्रॉपर इक्वेशन है, डायग्राम और प्लस उसकी इंपॉर्टेंस, तब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। कुछ फंजाई और प्रोकैरियोट्स जो हैं वो लैक्टिक एसिड या लैक्टेट फर्मेंटेशन करते हैं। लेकिन यीस्ट है, इसी तरह के कुछ जो हमारे पास सर्टेन प्लांट सेल हैं वो हमारे पास कर रहे थे, कौन सी वाली, अल्कोहलिक। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड में जो है हमारे पास कुछ फंजाई हैं या प्रोकैरियोट्स हैं वो लैक्टेट फर्मेंटेशन करते हैं। इसमें क्या होता है कि पायरुवेट जो कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान बना था वो कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड लैक्टेट में। ठीक है, डायग्राम देख लें, इसकी आगे दी हुई है। ग्लूकोज से जो है ग्लाइकोलिसिस जो ग्लूकोज बनती है बेटे, वो पायरुवेट में कन्वर्ट होने के बाद पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में या लैक्टिक एसिड में। अच्छा, लैक्टेट फर्मेंटेशन जो है उस वक्त होती है जब बैक्टीरिया जो है मिल्क में जो होता है, देखिए बैक्टीरिया में हमारे पास लैक्टिक एसिड वाला बैक्टीरिया, सॉरी मिल्क में हमारे पास जो लैक्टिक एसिड वाला बैक्टीरिया मौजूद होता है, और तभी जो है वो मिल्क का जो जायका होता है वो खट्टा खट्टा कर देता है। ठीक है, खट्टा होगा तो वो ज़ाहिर सी बात है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो दही को फाड़ के खट्टा करके योगर्ट में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह कैबेज को भी इसी तरह फर्मेंट किया जाता है चॉकलेट बनाने के लिए। अच्छा, अंडर कंडीशन ऑफ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन ह्यूमन मसल सेल्स ऑल्सो यूज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन टू ऑब्टेन। अच्छा, अब क्या है कि जब हमारे सेल को ऑक्सीजन की कमी होती है, जब हमारे सेल में ऑक्सीजन कम होती है तो इंसान भी क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल सके। तो ये इंपॉर्टेंस है इंसानों के लिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के। लैक्टेट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है फिटीक जो है उसको बिल्डअप करता है एंड मसल क्रैम्प्स भी करता है। और मतलब मसल क्रैम्प देखिए, जब आप बहुत हार्ड एक्सरसाइज करते हो तो हमारे पट्टे खिंच जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है कि बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड उनमें प्रोड्यूस हो गया। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है क्या, डायग्राम और इसकी इंपॉर्टेंस। इसके बाद बेटे टॉपिक दिया हुआ है कि लैक्टिक एसिड या फर्मेंटेशन इज इनएफिशिएंट। तो फर्मेंटेशन जो है इसको कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा मौसर मेथड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे जो है एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन की निस्बत फर्मेंटेशन इतना अच्छा प्रोसेस नहीं है। क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उससे हम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्यूल मॉलिक्यूल में से, और फ्यूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ पार्शली ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा उसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है। अल्कोहल जो है वो एंड प्रोडक्ट है फर्मेंटेशन का, उसमें बहुत सारी एनर्जी होती है और उसको हम अल्कोहल को इस्तेमाल करते हैं ऑटोमोबाइल फ्यूल को बर्न करने के लिए भी। इस तरह लैक्टेट जिसमें 3 कार्बन होते हैं वो भी बहुत सारी एनर्जी देता है एज कम्पेयर टू 2 कार्बन अल्कोहल। ठीक है, तो ये बेटे ये जो लास्ट हमारे पास है फर्मेंटेशन इज इनएफिशिएंट, ये आप लोग एक दफ़ा लाजमी खुद भी पढ़ लीजिएगा। इसमें एक लाइन लिखी हुई है एंड पे, to perform the same amount of work an anaerobic cell must consume up to 20 times as much glucose और carbohydrate। ठीक है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में जितनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है एनारोबिक में उनकी 20 टाइम्स उतनी ही एनर्जी दरकार होती है। तो ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक दफ़ा खुद भी ये पढ़ लीजिएगा। तो ये हमारे पास एनारोबिक पाथवे वाला ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपका मिड का टर्म जो है सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। तो कोई मसला मसाइल हो तो पूछ लीजिएगा, बहुत आसान से सारा कोर्स है, तो इंशाल्लाह ताला कवर हो गया आपका मिड टर्म का। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।